हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है इसको सबसे पहले रैगनर फ्रिश ने दो भागों में बांटा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इनका अर्थ क्या है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का मतलब इसमें किस चीज को पढ़ते हैं, इसकी विषय सामग्री क्या है, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन चीजों को पढ़ते हैं या किन बातों का अध्ययन करते हैं। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, कि क्या महत्व है, हम कोई भी काम बिना उसके महत्व के नहीं करते हैं तो क्यों पढ़ें, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें क्यों, इस बात का हम अध्ययन इसमें करते हैं। उसके बाद हम लेंगे इसकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, कि क्या कमियां हैं, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में क्या क्या कमियां हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम इन चार चीजों को पढ़ेंगे, इनका अर्थ क्या है, इसमें क्या विषय सामग्री आती है, इनका महत्व क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, और क्या इसकी सीमाएं या आलोचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका अर्थ क्या है, व्यष्टि और समष्टि का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो शब्द और मैक्रो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। माइक्रो शब्द का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और मैक्रो का मतलब होता है वृहद, व्यापक, बड़ा, मतलब इसमें मैक्रो का मतलब जो है ग्रीक में वो होता है वृहद और व्यापक। तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि शब्द जो है ग्रीक भाषा के माइक्रो से बना है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म या छोटा, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, मतलब छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उनका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब आता है कि इसकी परिभाषा, तो प्रोफेसर बोल्डिंग जो है उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र को की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, पृथक पृथक कीमतों, मजदूरियों एवं आमदनियों, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन करता है। विषय के अध्ययन के इस भाग में मांग पूर्ति के उपकरण, सीमांत विश्लेषण एवं व्यक्तिगत फर्म एवं उद्योग का सिद्धांत विशेष रूप से अधिक महत्वपूर्ण रहता है। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने ये परिभाषा दी व्यष्टि अर्थशास्त्र की कि क्या तो इसमें अध्ययन करते हैं और कौन कौन से सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण है। तो अध्ययन किसका करते हैं, या तो हम जैसे हमने पहले लिया कि ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, पृथक पृथक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, चाहे किसी वस्तु की कीमत हो, साधन की कीमत हो और उनकी व्यक्तिगत उद्योग हो या विशेष वस्तु हो कोई, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से तात्पर्य है जिस अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों या छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे समाज में व्यक्ति एक छोटी इकाई है, व्यक्ति का संतुलन कहाँ पर, उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, उपभोक्ता की बचत क्या होगी, ये सब चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। इसी तरह उद्योग में फर्म एक छोटी इकाई है, तो फर्म में उत्पादन के साधनों की कीमत क्या होगी, वस्तु की कीमत क्या होगी, इन सब चीजों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, इसको वृहद या व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि व्यापक मैक्रो का जो अर्थ होता है वो होता है बड़ा, वृहद या व्यापक। तो इसमें क्या करते हैं, हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं। माइक्रो में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर उसका अध्ययन करते हैं। आर्थिक विश्लेषण की शाखा में छोटे छोटे अनगिनत व्यक्तिगत भागों का अध्ययन मिलाकर अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। मतलब छोटी छोटी जो फर्में हैं उनको मिलाकर एक उद्योग बनाया और उसका विश्लेषण किया, और सभी व्यक्तियों को मिलाकर हमने एक उन सब का एक साथ जो अध्ययन करते हैं वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम लेते हैं, ये तो हुआ अर्थ। अब लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते क्या है, कौन कौन सी चीजों को व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है।
तो कई बार ये सवाल आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारे वस्तु या जो फर्में हैं उनकी वस्तुओं की कीमत या साधनों की कीमत को हम इसमें निर्धारित करते हैं, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें मांग और पूर्ति का विश्लेषण किया जाता है और किसी भी वस्तु की कीमत हम मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित करते हैं, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति दोनों का विश्लेषण हम करते हैं। तो सबसे पहला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके अध्ययन को अर्थशास्त्रियों ने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया। ये काफी बड़ा है तो इसको 3 बिंदुओं में उन्होंने बांटा है। पहला है कीमत सिद्धांत, इसमें हम कीमत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा वितरण सिद्धांत है और तीसरा है कल्याण का अर्थशास्त्र या आर्थिक कार्यकुशलता। तो सबसे पहले हम जाने कि कीमत सिद्धांत का मतलब क्या है, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को आखिर कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्यों? इसके अंतर्गत उपभोक्ता उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता के व्यवहार में उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता की बचत, मांग सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार फर्म के व्यवहार में लागत एवं आगम, बाजार की प्रकृति तथा उत्पादन के कीमत निर्धारण का विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसकी मांग और पूर्ति, जहाँ पर वो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। क्योंकि एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है? अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। तो उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पर होगा? जहाँ पर उसको उसकी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। मतलब आय सीमित है तो उसको किस प्रकार से खर्च करे कि जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी तरह उपभोक्ता की बचत क्या होगी, मांग सिद्धांत क्या होगा, इन सब चीजों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो हुआ कीमत सिद्धांत उपभोक्ता के संदर्भ में। अब उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादक का उद्देश्य है, 2 उद्देश्य होते हैं, या तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, या मतलब या तो अपनी लागत को न्यूनतम करे या अपने लाभ को अधिकतम करे, दोनों में से एक उद्देश्य को लेकर वो चलता है। तो यदि वो अपनी लागत को न्यूनतम करना चाहता है तो वो साधनों को क्या करेगा? महंगे साधन के स्थान पर सस्ते साधन को प्रतिस्थापित करेगा, जिससे कि उसकी लागत न्यूनतम आए। तो इसमें हम उत्पादक के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं कि कहाँ पर उसकी संतुलन होगा। उत्पादक जो है कहाँ पर संतुलन में होगा। संतुलन का मतलब कि कहाँ पर उत्पादक जो है अपने सीमित साधनों को इस प्रकार से लगाएगा कि उसे या तो न्यूनतम लागत पर उत्पादन होगा या अधिकतम उसे लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक जो है संतुलन होगा। तो इस तरह से हमने ये लिया कि कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को? क्योंकि इसमें वस्तुओं की कीमतों का अध्ययन किया जाता है, साधनों की कीमतों का अध्ययन किया जाता है, और जो कीमत है वो किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? मांग और पूर्ति। जहां पर किसी भी वस्तु या साधन की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है वहां पर कीमत निर्धारित होती है। और मांग और पूर्ति जो है ये चर वेरिएबल जो है, इनका विश्लेषण हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहते हैं। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये पढ़ते हैं कि मांग क्या है, पूर्ति कहाँ है, क्या है, संतुलन कहाँ पर होगा। तो इसलिए इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें उपभोक्ता का संतुलन भी का भी अध्ययन करते हैं और उत्पादक के संतुलन का भी अध्ययन करते हैं। दूसरा है कि इसके अंतर्गत हम दूसरा इसको वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। वितरण किसका करना है? अब वितरण करना है जो भी हमने उत्पादन किया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उत्पादन जो होता है, 12th में भी पढ़ के आए हो कि उत्पादन जो है विभिन्न साधनों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उत्पादन जो है क्या होता है? विभिन्न साधनों के संयोग से होता है। अब उत्पादन के मुख्य रूप से हमने 4 साधन लिए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। इन चारों साधनों के सहयोग से उत्पादन होता है। अब उत्पादन हो गया तो उसका क्या करें? अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार उसको स्टोर में बंद कर देगी, सारा इकट्ठा करके रख देगी, अब उत्पादन हो गया अब उसको बंद कर दो, ऐसा संभव नहीं है। अब क्या करना है हमको? उस उत्पादन को वितरित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किस में करें? अब सवाल ये आता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किसको करें और कितना करें। अब डिस्ट्रीब्यूट तो किसको करें? जिसने उत्पादन में हिस्सा दिया उसको करना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी राष्ट्रीय उत्पादन हुआ है उसको उत्पादन के साधनों में हम वितरित करते हैं। उत्पादन के साधन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। ये मुख्य रूप से हमने 4 साधन लिए, और भी होते हैं, लेकिन इन 4 साधनों में हम किस प्रकार से वितरित करें? कि भूमि को क्या मिलता है? पारितोषिक, उसका लगान मिलता है। श्रम को मजदूरी मिलती है। साहसी को लाभ मिलता है और पूंजी को ब्याज मिलता है। तो जो भी उत्पादन हमने किया
उस उत्पादन में से हम इन चारों को उनका उनका चारों में इसको वितरित करेंगे। अब बात आती है कि वितरित कैसे करें, तो वितरित ऐसे करें कि जिसने उस उत्पादन में, उस राष्ट्रीय उत्पादन में जिसने जितना योगदान दिया है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय उत्पादन का या देश का जो राष्ट्रीय आय है उसको वितरित करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से उत्पादन कार्य में संलग्न विभिन्न उत्पादन के साधनों को राष्ट्रीय उत्पादन में से उनके हिस्से का वितरण करना है, किस प्रकार से करना है, इसका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तीसरा हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, इसको आर्थिक कार्यकुशलता या वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं, कल्याण अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? अब कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण का मतलब है कि एक व्यक्ति, उपभोक्ता जितना ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, तो हम कहते हैं कि वो उतना ही ज्यादा उसका कल्याण बढ़ रहा है। जैसे जैसे वस्तुओं और सेवाओं का गुणात्मक रूप से भी और मात्रात्मक रूप से भी, मतलब क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज अच्छी वस्तुओं का और जितनी ज्यादा मात्रा में उपभोग करता है, तो ये कहेंगे कि उस व्यक्ति का उतना ही ज्यादा कल्याण होगा। तो ये भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही हम ये अध्ययन करते हैं कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को किस प्रकार से खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अधिकतम संतुष्टि मतलब ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग वो किस प्रकार से करे, किस प्रकार से मतलब अपनी आय को खर्च करे। तो उत्पादन और उपभोग जो है दोनों, इसी प्रकार उत्पादक का कल्याण कब होगा, जब वो अपने सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करेगा या अधिकतम लाभ अर्जित करेगा, क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना। तो किस प्रकार से उत्पादन के साधनों को वो लगाए जिससे वो कुशलतम तरीके से काम करे, क्योंकि ज्यादा लाभ कम मिलेगा जब उत्पादन के साधनों को कुशलता पूर्वक लगाया जाएगा, मतलब ऐसे लगाया जाएगा कि प्रत्येक उत्पादन का साधन अपनी जो पूरी योग्यता और क्षमता से काम करे। यदि प्रत्येक साधन अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से काम करेगा तो उत्पादन ज्यादा होगा और लागत कम आएगी। तो उत्पादक का उद्देश्य यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार साधनों को प्रतिस्थापित करे कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो। तो हम ये चीज भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ता को उपभोक्ता का कल्याण बढ़ेगा और किस प्रकार से उत्पादक का कल्याण बढ़ेगा, कि दोनों ही अपनी सीमित आय से या सीमित साधनों से अधिकतम आय प्राप्त कर सके। तो आर्थिक कार्यकुशलता से अभिप्राय है उत्पादन और उपभोग की क्रियाओं में अनुकूलतम अवस्था प्राप्त करने से। उत्पादन के संदर्भ में कुशलता उस अवस्था की सूचक है जहां समाज द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का अनुकूलतम लागत पर उत्पादन होता है। उत्पादक का कुशलता का मतलब क्या है कि जब वो वस्तुओं और सेवाओं का अनुकूलतम लागत, अनुकूलतम मतलब न्यूनतम लागत पर उत्पादन करता है। इसी प्रकार उपभोक्ता के संदर्भ में कुशलता से अभिप्राय है कि वो वस्तुओं एवं सेवाओं के उन संयोगों को प्राप्त करने से है जिनसे उपभोक्ता को अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब एक उपभोक्ता के पास विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के संयोग होते हैं, विभिन्न कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको वो अपनी सीमित आय से प्राप्त कर सकता है। तो उसे ये देखना है कि कौन से संयोग से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस आधार पर हम इसमें कल्याण अर्थशास्त्र को भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये तीन चीजें हो गई जिनको कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं कि कीमतें किस प्रकार निर्धारित हों, राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण कैसे होगा और वेलफेयर इकोनॉमिक्स या कहें कि उपभोक्ता और उत्पादक का अधिकतम कल्याण कैसे होगा। अब हम लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, क्योंकि अब ये सवाल आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ें क्यों, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको क्यों पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज को हम जब पढ़ते हैं कि व्यष्टि इसका कुछ महत्व होता है, तो विद्यार्थियों को इसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करें। अब सेकेंड ईयर में तुम्हारे पूरा पेपर आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर है, तो क्यों पढ़ें, आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो चूंकि इसमें कुछ महत्व है इस अध्ययन के लिए, इस अध्ययन का काफी महत्व है, इसलिए इसे पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि क्या महत्व है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला है कि यह आर्थिक विश्लेषण का अनिवार्य अंग है। आर्थिक विश्लेषण मतलब जितना भी इकोनॉमिक एनालिसिस हम करते हैं, जो भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, वो आर्थिक विश्लेषण के आधार पर बनाती है सरकार। पहले किसी भी चीज का आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद सरकार उससे संबंधित नीतियों का निर्माण करती है। तो आर्थिक विश्लेषण जब तक नहीं होगा तब तक नीतियों का निर्माण नहीं होगा। तो
आर्थिक विश्लेषण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक विश्लेषण के लिए जिन वेरिएबल्स की, जिन अवधारणाओं की, जिन चरों की आवश्यकता है, वो सारे के सारे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र की विभिन्न अवधारणाएं जैसे मांग, मांग की लोच, उपयोगिता व उत्पादन से संबंधित जानकारी के अभाव में आर्थिक विश्लेषण असंभव है। अतः सुस्पष्ट एवं संक्षिप्त आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम विभिन्न अवधारणाएं, मांग क्या होती है, मांग की लोच क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है, उत्पादन में लागत क्या है, आगम क्या है, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, उत्पादक का संतुलन क्या होता है, इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं। और जब किसी चीज का आर्थिक विश्लेषण करना है तो हमें इन सारे वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आर्थिक विश्लेषण करना है इसलिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायक। अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम करती है, इकोनॉमिक्स है उसके फंक्शंस किस तरह चलते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली किस प्रकार चलती है। कार्य प्रणाली का मतलब एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म एक उद्योग, इनसे संबंधित जो विभिन्न वेरिएबल्स हैं जैसे उपभोग, बचत, विनियोग, उत्पादन, आय का वितरण आदि जो है उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन सरलता से हम कर सकते हैं। यदि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि उपभोक्ता कितना उपभोग कर रहा है, कितनी बचत कर रहा है, कितना निवेश कर रहा है, इसी प्रकार उत्पादक की आय को भी लेते हैं, फर्म को भी, कहाँ पर वो संतुलन में है। तो चूंकि अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में इन सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं, तो इनका अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जबकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। यदि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की इन विभिन्न चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो हम अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझ ही नहीं सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को कि संतुलन कहाँ पर होगा, कीमतें किस प्रकार निर्धारित होंगी, कौन सी वस्तुओं का उपभोग करें, कौन सी का उत्पादन करें, किस विधि से करें, ये सारी होती है अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली। तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ेगा। अगला है कल्याणकारी अर्थशास्त्र का आधार, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसको कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है? जैसे कि पहले मैंने लिया कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का मतलब है, इसमें हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता का अधिक से अधिक कल्याण कैसे होगा, उत्पादक का अधिक से अधिक कल्याण कैसे होगा। उपभोक्ता का कल्याण कब होगा? जब वो अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जैसे यदि उसकी आय सीमित है तो कौन सी वस्तुओं को खरीदे, कितनी मात्रा में करे खरीदे, और उनका किस प्रकार से उपभोग करे जिससे कि वो अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सके। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का मतलब है जैसे जैसे वो वस्तुओं और सेवाओं की ज्यादा मात्रा का उपभोग करेगा उसका कल्याण बढ़ेगा। इसलिए हम कहें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र। यदि हमें कल्याणकारी अर्थशास्त्र को पढ़ना है तो हमें पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह उत्पादक जो है उसका उद्देश्य क्या है? न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना या अधिकतम लाभ अर्जित करना। तो इस उद्देश्य को भी प्राप्त करने के लिए उसे क्या देखना होगा कि किन वस्तुओं की कीमत ज्यादा है, मतलब कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करे जिससे उसे लाभ प्राप्त हो। तो देखना पड़ेगा कि जिन वस्तुओं की मांग ज्यादा है या कीमत ज्यादा है उन वस्तुओं को वो उत्पादन करेगा। या उत्पादन में कौन से साधनों को लगाएं, जिन साधनों की कीमत कम है यदि उनको वो प्रतिस्थापित करता है तो उसकी लागत न्यूनतम आएगी। तो इस तरह से चूंकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र यदि पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, उपभोक्ता और उत्पादक के कल्याण को या उसके अधिकतम संतुष्टि को देखना होता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में हम ये अध्ययन करते हैं कि कल्याण बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो साधारण भाषा में हम कहें तो कि इसमें उपभोक्ता का कल्याण कैसे बढ़ेगा, उत्पादक का कल्याण कैसे बढ़ेगा, इसका अध्ययन यदि करना है तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। और फिर इन सब सारी चीजों के बाद सरकार क्या करती है, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करती है। तो उन सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में सभी राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। सभी देशों में या राज्य जो हैं वो कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो उन कल्याणकारी समाज की स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें अनेक योजनाओं को चलाना पड़ता है। बहुत सारी समाज कल्याण की योजनाएं चलाते हैं। तो उन समाज कल्याण की कौन सी योजनाएं सरकार चलाए
इसके अध्ययन के लिए भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना पड़ेगा। जब भी वो, यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ें कि किन वस्तुओं की मांग ज्यादा कर रहे हैं, उपभोक्ता को किस वस्तु से ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, उत्पादक कौन से साधनों की सहायता से अधिकतम लाभ अर्जित कर रहा है, तो ये सारी चीजें यदि हम पढ़ लेंगे तो सरकार को सार्वजनिक नीतियों के निर्माण करने में सहायता मिलेगी और सरकार आसानी से उन नीतियों का निर्माण कर सकती है जो समाज के लिए लाभकारी होंगी और जिनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा होगा, और इससे कल्याणवादी अर्थशास्त्र जो है उसकी स्थापना होगी। अब हम लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, क्योंकि हर सिद्धांत के कुछ लाभ होते हैं तो उसमें कुछ कुछ कमियां होती हैं। तो इसी तरह अब हमने देखे महत्व देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र का कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करें। तो हमने पढ़ा कि इसमें आर्थिक विश्लेषण यदि करना है तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ ही यदि हमें कल्याणकारी अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, यदि सरकार सही ढंग से और समाज के अनुकूल सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना चाहती है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। तो अब लेते हैं कि इस सिद्धांत का ये तो महत्व हुआ, अब लेते हैं कि हर सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो इस सिद्धांत की क्या कमियां हैं, तो अर्थशास्त्री बताते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है बहुत सारी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अवास्तविक मान्यताएं, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र जब तुम सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो इसमें सबसे पहले आता है मांग का नियम, उपयोगिता का नियम, घटती उपयोगिता का नियम, है ना। तो मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम 12th में भी पढ़ा है। मांग का नियम कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग अवश्य घटेगी। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगी, लेकिन कब, जब अन्य बातें समान रहें। तो अन्य बातें कौन सी हैं, तो इसमें हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि अन्य बातों में क्या होगा कि वस्तु की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, अन्य वस्तुओं की कीमतें जो है वो स्थिर रहनी चाहिए, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, है ना, उसकी रुचि स्वभाव आदत स्थिर रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें यदि स्थिर होंगी तो ही मांग का नियम लागू होगा कि अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर है तो ही यदि संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो ये मान्यताएं उन्होंने ली। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये जो मान्यताएं हैं ये कभी लागू होती ही नहीं है, अवास्तविक मान्यताएं जो अवास्तविक होने के कारण ये अर्थव्यवस्था में कभी लागू होती नहीं है। तो जब ये मान्यताएं सही नहीं है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी कठिन हो जाता है। इसी तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम ये मान के चलते हैं कि पूर्ण रोजगार जो है वो है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार का मतलब जितने भी काम करने के योग्य व्यक्ति हैं, निश्चित मजदूरी की दर पर काम करना चाहते हैं, उन सबको रोजगार मिला हुआ है, तो अर्थव्यवस्था कहेंगे कि इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। मतलब ऐसे नहीं कि सारे के सारे लोगों को काम मिला हुआ है तो उसको हम पूर्ण रोजगार कहेंगे। पूर्ण रोजगार में 3 कंडीशंस है, कौन सी, जो काम करने के योग्य व्यक्ति है और निश्चित मजदूरी की दर पर काम करना चाहता है, उसकी योग्यता के अनुसार एक मजदूरी की दर निर्धारित है, उस निर्धारित दर पर यदि वो काम करना चाहता है और उन सबको काम मिला हुआ है तो उस कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अब ऐसे नहीं कि 10वीं पास बच्चा है और वो कहे कि मुझे आईएएस बनाओगे तो ही मैं नौकरी करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, उसको हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की योग्यता है कि उसे 10,000 रुपये मिलने चाहिए और वो कहे मुझे 1,00,000 रुपये दोगे तो ही मैं नौकरी करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, तो उसे भी हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। तो इसमें 3 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। तो कभी कभी न्यू टाइप में भी आता है कि पूर्ण रोजगार हम किसको कहेंगे, तो जो व्यक्ति काम करने के योग्य है, निश्चित मजदूरी की दर पर काम करना चाहता है, उन सबको यदि काम मिला हुआ है तो वो स्थिति अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की होगी। जबकि ऐसा किसी भी चाहे विकसित अर्थव्यवस्था हो, विकासशील हो, अविकसित हो, कहीं पर भी पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। तो जब ये मान्यता ही सही नहीं है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी कठिन हो जाता है। दूसरा है, यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, क्योंकि जो तथ्य व्यष्टि स्तर पर सही है वे समष्टि पर गलत भी हो सकते हैं। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और उन व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन को समग्र रूप से हम अर्थव्यवस्था पर लागू करते हैं। तो ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई निर्णय ऐसे होते हैं जो व्यष्टि स्तर पर तो सही होते हैं, लेकिन यदि हम उसको पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू कर दें तो वो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक या घातक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन सारे के सारे लोग बचत करने लग जाएं तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग यदि बचत करेंगे तो उपभोग कौन करेगा, और उपभोग नहीं होगा तो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो उनकी आय नहीं होगी, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था क्या है, नीचे की तरफ चली जाएगी। इसी तरह यदि एक फर्म मजदूरी की दर को कम करती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी की सारी फर्में यदि मजदूरी की दर को कम कर देंगी तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। इसी प्रकार एक किसान यदि अपनी फसल को कम कीमत पर बेचता है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सारे के सारे किसान यदि फसल को कम कीमत पर बेचने लग जाएंगे तो इससे नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, इससे उपभोग कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप यदि उपभोग कम है तो मतलब वस्तुओं की मांग कम है, वस्तुओं की मांग कम होगा तो क्या होगी, कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाएगी तो उत्पादकों के लाभ कम होंगे, और लाभ कम होंगे तो वो निवेश कम करेंगे। मतलब नया उद्योग कोई भी उत्पादक कब लगाता है, जब उसे लाभ की आशा हो। यदि उसे ऐसा लगे कि लाभ नहीं होने वाला है तो वो नहीं करेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप उपभोग जैसे ही कम होगा, निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, और रोजगार कम मिलेगा तो उनकी आय कम हो जाएगी, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तीसरा अपन लेंगे कि इसके आधार पर सामूहिक निर्णय नहीं लिए जा सकते। जैसे हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि जो कई बार क्या होता है, कई निर्णय व्यष्टि स्तर पर तो सही साबित होते हैं, लेकिन समष्टि पर उनको यदि पूरी अर्थव्यवस्था पर हम लागू करते हैं या पूरे समूह पर यदि लागू किया जाए तो वो सही नहीं होते हैं। तो इसलिए भी ये गलत है कि इसके आधार पर सामूहिक निर्णय नहीं लिए जा सकते, अर्थात ये किसी प्रकार के औसत योगों तथा अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार को समझने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि व्यष्टि में हम इकाई का अध्ययन करते हैं और अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो यदि व्यक्तिगत इकाइयों का जो जोड़ है उनके आधार पर हम क्या करते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई ऐसे व्यष्टि स्तर के निर्णय या व्यक्तिगत निर्णय जो होते हैं वो पूरे समूह पर लागू नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये कमी है। इसके बाद इसके आधार पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए नीति निर्माण में सहायता नहीं मिलती है। एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर या व्यष्टि स्तर पर यदि इन निर्णयों के आधार पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर हम छोटे स्तर पर यदि नीतियों का निर्माण करेंगे तो ठीक है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के लिए यदि नीतियों का निर्माण इस आधार पर किया जाए तो वो गलत भी हो सकती है। तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें ये कमी है कि इसके आधार पर, जबकि अर्थव्यवस्था का अध्ययन ही हम क्यों करते हैं कि इसके आर्थिक विश्लेषण के आधार पर सरकार क्या करती है, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करती है कि वो नीतियां अर्थव्यवस्था के लिए कितनी लाभकारी या प्रभावकारी हैं। परंतु यदि वो निर्णय सही नहीं होंगे तो नीतियां भी सही नहीं होंगी और समाज का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि नीतियां या सार्वजनिक नीतियों के निर्माण का उद्देश्य क्या है, समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो, और यदि वो नीतियां गलत होंगी तो इससे समाज का कल्याण, जो सरकार का उद्देश्य है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण का, वो पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही क्या है, कुछ समस्याएं जैसे बेरोजगारी, गरीबी, राजकोषीय समस्याएं आदि का अध्ययन इसके आधार पर संभव नहीं है। मतलब जो बड़ी समस्याएं, जो समस्याएं व्यापक स्तर पर होती हैं, जैसे बेरोजगारी है वो व्यक्तिगत नहीं हो सकती है, गरीबी, राजकोषीय समस्याएं, ये समस्याएं जो है पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इनका समग्र रूप से हम अध्ययन करते हैं। तो इन इन समस्याओं का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हुई व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ कमियां, जिसके कारण से मतलब ये इसकी सीमाएं हैं कि इनके बाहर इसका अध्ययन नहीं हो सकता है। मतलब सबसे पहले हमने लिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। फिर कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो व्यष्टि स्तर पर सही होते हैं लेकिन समूह पर उनको लागू नहीं कर सकते। जब उन निर्णयों को समूह पर लागू नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते उसके लिए। और कुछ बहुत बड़ी बड़ी जो बेरोजगारी, गरीबी, राजकोषीय समस्याएं जो हैं, ऐसी जो व्यापक स्तर की समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं, उनका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं कर सकते। तो ये हुआ हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का, कि पहले हमने लिया इसका मीनिंग कि क्या तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र हम किसको कहते हैं। फिर हमने लिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किन चीजों को पढ़ते हैं, हम तीन चीजों को पढ़ते हैं, कीमत सिद्धांत, वितरण सिद्धांत और कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इन तीनों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से कर सकते हैं। फिर हमने लिया व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमने लिया कि यदि आर्थिक विश्लेषण करना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सार्वजनिक नीतियों को यदि सरकार को निर्माण करना है तो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा।
और फिर हमने लास्ट में लिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं या क्या आलोचनाएं हैं। तो हमने लिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जो कहीं भी लागू नहीं होती हैं। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कई बार ऐसा होता है कि कुछ निर्णय व्यष्टि स्तर पर सही होते हैं लेकिन समूह पर उनको लागू नहीं कर सकते। जब उन निर्णयों को समूह पर लागू नहीं कर सकते, इसका मतलब हम सार्वजनिक नीतियों का निर्माण उसके आधार व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हुआ व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या अर्थ है, क्या क्षेत्र है, क्या महत्व और क्या सीमाएं हैं। थैंक यू।